लखनी बिशपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं सेकेंड ईयर सिविल यानी कि 4th सेमेस्टर को इरिगेशन सब्जेक्ट का यूनिट 11 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पहले कल हो गया था। आधे से ज़्यादा थोड़ा सा रह गया है, उसको कंप्लीट कराने आ रहा हूँ। यूनिट 11 इरिगेशन। सतही नालियाँ, सरफेस ड्रेन, सरफेस ड्रेन आ रहा है, सरफेस ड्रेन, ठीक है। सतही नालियाँ, यह नालियाँ भूमि की सतह पर बनाई जाती हैं और ऊपर से खुली होती हैं। सतही नालियाँ क्षेत्र की ऊपरी हुई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करती हैं, उत्तरी समोच्च रेखाओं का अनुसरण करती हैं और प्रायः कच्ची होती हैं। इन नालियों के तटबंध बैंक्स, BANKS बैंक नहीं रखे जाते हैं, फुल स्टॉप, ताकि आसपास का पानी बहता हुआ इनमें आता रहे, कॉमा, इनकी तली को उपयुक्त एल्यूमीनियम ढाल दी जाती है, कॉमा, ताकि इनमें या इसमें पानी का प्रवाह होता रहे, फुल स्टॉप। प्रकार के अनुसार सतही नालियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, बरसाती नाली, बरसाती नालियाँ। यह नालियाँ वर्षा के अतिरिक्त पानी को क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए बनाई जाती हैं, फुल स्टॉप। आगे चलकर इन नालियों का पानी किसी नदी या प्राकृतिक नाले में छोड़ दिया जाता है। नंबर 2, रिसन नालियाँ, सीपेज ड्रेन्स। यह नालियाँ बरसाती नालियों से कम चौड़ी परंतु अधिक गहरी रखी जाती हैं, फुल स्टॉप। भूमि के ऊपरी परत से पानी रिसकर इनमें आ जाता है। नेक्स्ट, 3rd पॉइंट, बरसाती एवं रिसन नालियाँ, स्ट्रॉम कम सीपेज ड्रेन्स, STORM, स्ट्रॉम, CUM कम सीपेज, CEEPAGE DRAIN, स्ट्रॉम कम सीपेज ड्रेनेज। यह नालियाँ वर्षा जल तथा भूमि में रिसते हुए पानी को क्षेत्र से बाहर ले जाने का कार्य करती हैं, फुल स्टॉप। नंबर 2, भूमिगत नालियाँ, सब सरफेस ड्रेन्स। सतही नालियाँ क्योंकि कम गहरी होती हैं अतः रिसन जल को अधिक प्रभाव ढंग से एकत्रित नहीं कर पाती हैं। अधिक गहरा खोदने पर यह मिथ्याई नहीं रहती हैं और इनका अनुसरण कठिन पड़ता है। यह कृषि योग भूमि में एक बड़े भाग को घेर लेती हैं और यांत्रिक खेती में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए जब जल क्षेत्र से अधिक गहराई पर ऋषभ जल रोकना हो अथवा भौम जल स्तर को नीचे ले जाना आवश्यक हो तो भूमितल नालियाँ का निर्माण उत्तम रहता है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है जो बरसाती नालों, बरसाती नालों के निर्माण पर प्रकाश, बरसाती नालों के निर्माण पर प्रकाश। बरसाती नालियों का निर्माण अधिकतर पुराने जल मार्गों का सुधार करने के लिए किया जाता है, फुल स्टॉप। आवश्यकता रहने पर क्षेत्र में नए नाले भी खोदे जाते हैं, फुल स्टॉप। यह नाले क्षेत्र की सबसे नीची जगहों से होकर बहने चाहिए, फुल स्टॉप। नालों की गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर रखी जाती है, फुल स्टॉप। जब ये नाले अधिक गहरे होते हैं तो क्षेत्र का भूमिगत जल भी रिसता हुआ इनमें आने लगता है, कॉमा, जिससे जलग्रस्तता का शिकार भूमि का उद्धार हो जाता है। बरसाती नाले नालियों के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, संरेखण, अलाइनमेंट। अफवाह जल निकास नाले, उच्च क्षेत्र की गिरती हुई समोच्च रेखाओं कंटूर का अनुसरण करते हुए वहाँ की सबसे निचली जगहों से होकर निकलते हैं, परंतु यह किसी गांव या नगर के मध्य से होकर नहीं निकलने चाहिए, फुल स्टॉप। इसके धारिता, कैपेसिटी। बरसाती नाले कच्चे होते हैं, फुल स्टॉप। इनकी धारिता प्राप्त होनी चाहिए ताकि अधिकतम वर्षा जल को
अपने खंड में अनुलंब ढाल एल स्लोप जहाँ तक संभव हो नालों को अधिक ढाल देनी चाहिए ताकि पानी के तेज प्रवाह के कारण खंड में खरपतवार की उत्पत्ति ना हो पाए और पानी शीघ्र जलग्रस्त क्षेत्र से दूर निकल जाए। फुल स्टॉप। लंबाई लेंथ LENGTH लेंथ लंबाई। तूफानी नालों की लंबाई कम से कम होनी चाहिए जहाँ तक संभव हो इसका संरेखण सीधा हो। फुल स्टॉप। गहराई डेप्थ DEPTH डेप्थ। बरसाती नालों की गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर रखी जा सकती है। फुल स्टॉप। प्रारंभ में ये गहराई कम होती है, जैसे तैसे नाले आगे बढ़ते जाते हैं इनकी गहराई अन्य नालों के पानी के मिलने से कारण बढ़ती जाती है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया यूनिट 11। अब यूनिट 12 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 11 आपका समाप्त हो गया। अब ये यूनिट 12 देखिए आपका, तो आपका 90% कोर्स करीब ख़त्म हो गया है। अब आपका 10% रह गया, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपका समाप्त हो जाए। अब देखिए यूनिट 12 सिंचाई परियोजनाएं इरिगेशन प्रोजेक्ट PROJECTS इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजनाएं। इसमें किस तरह से टॉपिक देख लिए आते हैं। बहुत उद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत बांधों में एकत्र पानी कौन कौन से कार्यों में प्रयोग किया जाता है इसके बारे में समझिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अंतर्गत बांधों में एकत्र पानी कौन कौन से कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 सिंचाई। ये इसके 5 पॉइंट है। पहले नंबर 1 देख लीजिए सिंचाई इरिगेशन। बांध तथा जलाशय का निर्माण करके नहरों के लिए पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराया जाता है जो खेतों तक पानी पहुंचती हैं। नंबर 2 बाढ़ नियंत्रण फ्लड कंट्रोल FLOOD फ्लड कंट्रोल। जलाशय जहां नहरों को पूरे वर्ष के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं वहां बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को रोककर निचले क्षेत्रों को जलग्रस्त होने से बचाते हैं। 3 जल विद्युत उत्पादन पावर जनरेशन। उत्पादन मीन्स जनरेशन। सिंचाई के लिए एकत्रित पानी जल विद्युत उत्पादन के काम आ सकता है। सिंचाई कार्य में पानी का वास्तविक उपयोग होता है, परंतु जल विद्युत उत्पादन में पानी की कोई क्षति नहीं होती है। नेक्स्ट है जल आपूर्ति वाटर सप्लाई SUPPLY वाटर सप्लाई जल आपूर्ति। जलाशयों से समीप के नगरों तथा गांवों में पेयजल की सप्लाई की जा सकती है। नौ संचालन नेविगेशन NAVIGATION नेविगेशन। नहर खंड का सुधार करके इसको सिंचाई के अतिरिक्त नौ संचालन के काम में लाया जा सकता है। फुल स्टॉप। जम्मू कश्मीर की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। जम्मू कश्मीर की बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजनाएं। नंबर 1 चेन्नई हाइड्रिल परियोजना चेन्नई हाइड्रिल प्रोजेक्ट। चेन्नई इसका नाम है मद्रास का CHENNANIHYDL हाइड्रिल PROJECT प्रोजेक्ट। इस परियोजना के अंतर्गत नदी पर 57.9 मीटर लंबा बियर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर केवल विद्युत उत्पादन किया जाता है। बिजली उत्पादन 23.33 मेगावाट है। ये परियोजना 1969 में पूर्ण हुई थी। इसके बाद देखिए आप सलाल हाइड्रिल परियोजना। सलाल हाइड्रिल परियोजना SALAL HYDL PROJECT सलाल हाइड्रिल। चिनाब नदी पर 351 से 70 मीटर लंबा 94.4 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। यहाँ से बिजली पैदा की जाती है जिसकी क्षमता 300 मेगावाट है। फिर स्टॉप। बेंगलोर हाइड्रो पावर परियोजना। बेंगलोर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यह परियोजना चिनाब नदी पर रामबन जिले में
जम्मू से 150 किलोमीटर बेंगलियर हाइड्रो पावर परियोजना का बचा हुआ पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर 143 मीटर ऊंचा कंक्रीट वारासित बांध बनाया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड परियोजनाएं। नंबर 1, शारदा परियोजना SARDA प्रोजेक्ट। ये देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास गंगा की सहायक नदी चूका पर 22.50 किलोमीटर लंबा तथा 16.20 मीटर ऊंचा मृदा का बांध बनाया गया है। इससे 14,270 यानी 14,270 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। दूसरा, रामगंगा परियोजना, रामगंगा प्रोजेक्ट, ये बड़ा मशहूर है, पूछा जाता है कई बार रामगंगा प्रोजेक्ट क्या है। कालागढ़ से 5 किलोमीटर ऊपर रामगंगा नदी पर 630 मीटर लंबा तथा 127.50 मीटर ऊंचा मृदा शिला का भराव का बांध बनाया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा, जमुना जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत देहरादून से 40 किलोमीटर दूर डाक पत्थर के स्थान पर यमुना नदी पर एक बैराज बनाया गया है तथा कलोई के उत्तम पश्चिम में टोन नदी पर 47.6 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। स्टॉप। माता टीला बांध परियोजना, माता टीला डैम प्रोजेक्ट। झांसी के दक्षिण पश्चिम में माता टीला के स्थान पर बेताब नदी पर 6.38 किलोमीटर लंबा व 36.6 मीटर ऊंचा मृदा भराव का बांध तथा जल विद्युत गृह बनाया गया है। इसके आगे देखिए आप, रिहन जल विद्युत परियोजना, रिहन विद्युत जल परियोजना REHEND, रिहन हाइड्रो HYDRO इलेक्ट्रिक ELECTRI PROJECT, रिहन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मिर्ज़ापुर जिले में रिहन नदी पर 93 मीटर 93 ऊंचा कंक्रीट बांध बनाया गया है। यह कार्य 1967 में पूर्ण हुआ था। फुल स्टॉप। यहाँ से 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। फुल स्टॉप। अब चंबल घाटी परियोजना, चंबल वैली प्रोजेक्ट, VALLEY वैली, चंबल CHAMBAL, चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल नदी पर निम्न 3 बांध तथा एक बैराज जो चंबल घाटी परियोजना कहलाती है बनाया गया है। यह परियोजना मंडासुर व बूंदी जिले में पड़ती है। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों को 5.03 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और 363 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, कालागढ़ बांध एवं रामगंगा परियोजना का अवलोकन। रामगंगा नदी उत्तराखंड जिले के चमोली में बाहरी हिमालय की श्रृंखलाओं से निकलकर 125 किलोमीटर पर्वतमाला में बहती हुई कालागढ़, एक डिस्ट्रिक्ट है कालागढ़, के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। दोबारा देख लिए, रामगंगा नदी उत्तराखंड के जिले चमोली में बाहरी हिमालय की श्रृंखलाओं से निकलकर 125 किलोमीटर पर्वतमाला में बहती हुई कालागढ़ के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तदुपरांत 300 किलोमीटर मैदानी क्षेत्र के बहने के पश्चात जिला फर्रुखाबाद में गंगा में जा मिलती है, यानी कि गंगा में फर्रुखाबाद में जाके मिल जाती है। इसके किनारे मुरादाबाद, बरेली जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर स्थित हैं। वर्षा काल में इस नदी का निस्सरण 10,000 घन मीटर प्रति सेकंड तक हो जाता है, जबकि गर्मियों में केवल 5 घन मीटर प्रति सेकंड ही रह जाता है। अब आपका ये 12वां यूनिट ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको इसके बाद कराने आ रहा हूँ 13 यूनिट, जो लास्ट टॉपिक है आपका इरिगेशन का। आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, आपके 12 यूनिट तक ख़त्म हो गए। मैंने प्रॉब्लम पूछी थी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जूम क्लास पे या मेरे पर्सनल नंबर पर। आप उसको प्रॉब्लम लिख के चैट करके भी पूछ सकते हैं और आप
मेरे